हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं उसका नाम है 200 हल्ला हो। ये फिल्म आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म को देखकर आप बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आज भी हमारे देश में कई जगहों पर औरतों के साथ कई तरह के अपराध होते हैं और अगर ये औरतें दलित हों तो ये अपराध और भी बढ़ जाते हैं। ऐसी ही कुछ औरतों की कहानी ये फिल्म बयां करती है। ये एक डार्क क्राइम फिल्म है, इसलिए जिन्हें ऐसी फिल्में देखना नहीं पसंद हो वो ये वीडियो ना देखें। कहानी शुरू करने के पहले मेरा उन लोगों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये मूवी नागपुर में हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसमें 200 औरतों ने एक ओपन कोर्ट में एक रेपिस्ट को बुरी तरह से काट काट कर मार डाला था। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। मूवी काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग और इमोशनल है, जिसमें हमारे सिस्टम के कुछ लूप होल्स भी सभी को देखने को मिलते हैं। मूवी की शुरुआत में हम SP देशपांडे को देखते हैं, जो किसी केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचते हैं। तभी वो वहां देखते हैं कि कोर्ट से सैकड़ों औरतें बाहर निकल रही हैं, जिनके फेस कवर थे और सभी के हाथों में घरेलू हथियार थे। जब देशपांडे अंदर जाके देखते हैं तो कोर्ट रूम में एक बल्ली नाम का क्रिमिनल मरा हुआ पड़ा था। चारों तरफ उसकी बॉडी के कटे हुए पार्ट्स पड़े थे। उसके बाद हमें न्यूज से पता चलता है कि बल्ली को आज मोलेस्टेशन और रेप केस के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। तभी 200 औरतें कोर्ट में आईं और उन्होंने बल्ली को बड़ी ही बेरहमी से काट काट कर मार डाला था। तभी क्राइम सीन पर कमिश्नर आते हैं और वो बल्ली के केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर पाटिल से उस केस के बारे में पूछते हैं। तो बताता है कि 200 औरतें अचानक से कोर्ट रूम में घुस आईं और उन्होंने उन सबके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाला और बल्ली को मारने लगी। और जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी मारकर घायल कर दिया था। फॉरेंसिक वाले कोर्ट रूम से अलग अलग कॉर्नर से बल्ली के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहे थे। कमिश्नर इस केस को देशपांडे और पाटिल को इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं और जल्द से जल्द इस केस के पीछे जो भी है उसे अरेस्ट करके केस खत्म करने को कहते हैं, क्योंकि मीडिया और इलेक्शन का उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। देशपांडे को लगता है कि उन औरतों को किसी ने तो मदद की होगी, क्योंकि वो सारी औरतें एक गरीब दलित बस्ती में रहती थीं। उनके अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो कोर्ट रूम आकर इतनी बेरहमी से किसी का मर्डर कर सके। उन औरतों ने हथियार के रूप में भी घर की ही चीजों का इस्तेमाल किया था, जैसे चाकू, कांटा, हथौड़ा, रॉड, ईंटें से। पाटिल देशपांडे को बताता है कि बल्ली एक बहुत ही घटिया इंसान था, पर उसके ऊपर कुछ नेताओं का हाथ होने के कारण उनके लिए केस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। साथ ही ये सब कोर्ट रूम में होने के कारण पुलिस के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे और कमिश्नर अपने डिपार्टमेंट की रेपुटेशन बचाने के लिए इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम आशा सुर्वे नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कुछ महीने पहले ही अपनी माँ के साथ जॉब से लीव लेकर अपनी बस्ती आई थी और वहीं उन 200 औरतों के पीछे खड़ी हुई थी। उसी की वजह से उन और महिलाओं में हिम्मत मिली थी और उसकी माँ का डर भी खत्म हुआ था। उसकी माँ चाहती थी कि आशा शहर वापस चली जाए, पर वो उन दलित औरतों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो उस बस्ती में उन औरतों के भले के लिए काम कर रही थी। दूसरी तरफ हम एक रिटायर्ड जज दांगले को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, जो खुद भी एक दलित थे, पर वो जात पात को ना मानकर संविधान को ही अपना सब कुछ मानते थे। अगले दिन SI पाटिल राहीनगर बस्ती में अपने कुछ कांस्टेबल को लेकर पहुंच जाते हैं और उस बस्ती की सारी औरतों को एक जगह इकट्ठा होने को कहते हैं। और जब सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं तो पाटिल उनसे बदसलूकी करने लगता है और ऐसे भी वहाँ दलित समाज के लोगों को ज़्यादा इज्जत तो नहीं मिलती थी और अब तो ये कांड भी हो गया था। SI पाटिल उन औरतों से 5 औरतों को ज़बरदस्ती पुलिस वैन में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। इसमें से एक बूढ़ी माँ और एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। आशा उन्हें बचाने के लिए आगे आने लगती है, पर बस्ती की औरतें उसे रोक लेती हैं। शाम को आशा बस्ती के कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आती है और वहां के कांस्टेबल से अपने लोगों से मिलने को कहती है कि तभी वहां एक लेडी कांस्टेबल आशा को स्लैप कर देती है और लॉकअप में डालने की धमकी देती है, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है।
वहीं रात को पुलिस स्टेशन में एसआई पाटिल लेडी कांस्टेबल से उन 5 औरतों को बुरी तरह से टॉर्चर करवाता है। साथ ही वो लेडी कांस्टेबल उन औरतों के कपड़े उतारकर उन्हें जानवरों की तरह मारने लगती है। इधर ये केस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ चुका था, इसलिए WRC यानी कि वुमेन राइट्स कमीशन की हेड पूर्णिमा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात करती हैं, ताकि वो कमेटी इस केस की सच्चाई तलाश करके उन औरतों को न्याय दिला सके। इसी बीच वहाँ के एक नेता पूर्णिमा को अपनी पार्टी में सीट देने की भी बात करते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाहर आशा अपने दलित समाज के कुछ लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ मीडिया भी आ जाती है। साथ ही एक लोकल MLA भी आ जाता है। वो बस्ती के लोगों को आश्वासन देता है कि वो उन 5 औरतों को यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा, लेकिन जब MLA अंदर जाता है तो SP देशपांडे उस पर केस करने को बोलते हैं, क्योंकि वो दलित समाज का लीडर बनकर वहाँ आया हुआ था, जिसकी वजह से वो MLA डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। पुलिस पर इस प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं होता। शाम को बस्ती में एक एडवोकेट आते हैं जिनका नाम उमेश होता है। वो आशा के इंग्लिश ट्यूटर भी हुआ करते थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। उमेश उन 5 औरतों के केस को लड़ना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूर्णिमा अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हेड के लिए जज डांगरे को अपॉइंट करती है, जिसके लिए जज डांगरे मान भी जाते हैं। उनके साथ इस कमेटी में 3 और लोग भी शामिल थे, एक एडवोकेट अनवर शेख, एक प्रोफेसर अभिनव अवसरे और एक रिपोर्टर पूर्वा शाहनी। ये सभी गरीब और असहाय लोगों के लिए हमेशा काम किया करते थे। पूर्वा को सारी औरतें निर्दोष लगती हैं, पर जज डांगरे उन सब से कहते हैं कि हमें इस केस से जुड़े फैक्ट को फाइंड करना है। बिना किसी धर्म और जात को रखते हुए हमें इसकी निष्पक्ष जांच करनी होगी। उधर जब कमिश्नर को पता चलता है कि इस केस के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसे लीड जज डांगरे कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि जज डांगरे कहीं भी कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए कमिश्नर को लगता है कि ये केस कोई नया मोड़ लेकर और ज्यादा खींच सकता है, इसलिए वो देशपांडे को जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करने को बात करते हैं। उधर उमेश आशा से पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों आ गई थी, तो आशा बताती है कि वो एक दलित और उमेश ब्राह्मण है, इसलिए ये समाज और उमेश के घर वाले आशा को कभी नहीं अपनाएंगे। जिस पर उमेश आशा को बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता और वो गरीब और असहाय लोगों के लिए केस लड़ता है। ये सुनकर आशा खुश हो जाती है। अगले दिन जज डांगरे अपनी टीम के साथ फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जहां उनके साथ SP देशपांडे भी थे। देशपांडे जज डांगरे के नेचर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। फॉरेंसिक डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि बल्ली की बॉडी पर ज़्यादातर घाव काफ़ी गहरे थे और उसके दोनों कान, सारे फिंगर्स और प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए गए थे। उसकी मौत काफ़ी भयानक रही होगी। जज डांगरे डॉक्टर से कहते हैं कि इसके पीछे कोई सॉलिड मोटिव भी रहा होगा, वरना कोई भी किसी को इतनी निर्दयता से नहीं मारता। उसके बाद जज डांगरे बल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें उसमें उसकी ब्लड रिपोर्ट मिसिंग मिलती है। जब वो डॉक्टर से इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि पुलिस के कहने पर उन्होंने इस फाइल में से वो रिपोर्ट अटैच ही नहीं की थी, क्योंकि बल्ली के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए थे। यानी पुलिस स्टेशन में उसे काफ़ी अच्छी तरह से रखा गया था, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट पर एक काला धब्बा था, और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने उसे फाइल में अटैच नहीं किया था। उधर पुलिस रोज उन 5 औरतों को टॉर्चर किए जा रही थी। प्रोफेसर अफसरे और अनवर जज डांगरे को बताते हैं कि बस्ती के बाहर बल्ली का एक वेयर हाउस था, जहां कई सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल रखा करते थे। साथ ही 10 साल पहले बल्ली के खिलाफ कुछ मोलेस्टेशन के केस फाइल हुए थे और उसके बाद उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं हुआ था, पर अचानक कुछ दिन पहले उसके अगेंस्ट एक साथ 40 FIR फाइल हुए थे और सारी FIR रेप और मोलेस्टेशन की ही थी। इसी वजह से पुलिस को बल्ली को अरेस्ट करना पड़ा था। जज डांगरे को लगता है कि या तो वो औरतें झूठ बोल रही हैं या पिछले 10 सालों से उस बस्ती में कोई लॉ एंड ऑर्डर वर्क ही नहीं कर रहा था, जिस पर पूर्वा कहती है कि वो सारी औरतें दलित समाज से आती हैं और हमारे समाज में दलितों को सबसे नीचे रखा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी बात समाज में रखने तक का अधिकार नहीं होता है
और हमेशा ही उनका शोषण किया जाता है। इस पर जज दांगड़े अनवर और अफसरे को राही नगर बस्ती में जाकर इस केस से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन लाने को कहते हैं, पर बस्ती में कोई भी इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहता था। उधर पुलिस इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करने में लगी थी और इस कमेटी की कोई भी सबूत और फैक्ट नहीं मिले थे। तभी पूर्वा आशा को जज दांगड़े के सामने लेकर आती है, जहां आशा उनसे कहती है कि वो दलित समाज के होकर भी उनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो भी ये बात जानते हैं कि हम दलितों के साथ ये समाज कैसा व्यवहार करता है। ये सुनकर भी जज दांगड़े चुप रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म और जात से ऊपर संविधान और सबूत थे और वो बिना सबूत के किसी भी निर्णय पर पहुंचना नहीं चाहते थे। इसीलिए आशा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे कोर्ट में उन 5 औरतों की हेयरिंग की, जहां पर बल्ली का वकील SI पाटिल को विटनेस बॉक्स में बुलाकर ये साबित करता है कि बल्ली का मर्डर उन 5 औरतों ने ही किया है। SI पाटिल कोर्ट को बताता है कि उस दिन जब वो बल्ली को कोर्ट में लेकर आया था तो वहां लगभग 200 औरतें हाथों में हथियार लेकर घुस आई थी और उन्होंने बल्ली और उन पर अटैक कर दिया था, जिसमें से उन्होंने इन 5 औरतों का फेस देख लिया था। इसी के साथ वहां एक और क्रिमिनल मौजूद था जिसके केस की सुनवाई भी उसी दिन होने वाली थी। वो भी कोर्ट रूम में झूठा बयान दे देता है कि उसने भी इन 5 औरतों को बल्ली को मारते हुए देखा था। लॉयर उमेश भी सही से कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट उन 5 औरतों को उम्र कैद की सजा सुना देती है और ये सब जज दांगड़े भी वहां बैठकर देख रहे होते हैं। वो चाहकर भी उन औरतों को नहीं बचा पाते हैं। उन्हें लगता था कि कम से कम उन औरतों को अपनी बात तो रखने दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट में बल्ली के मर्डर के पीछे के मोटिव को तो किसी ने भी जानने की कोशिश ही नहीं की थी, जिसकी वजह से जज दांगड़े खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें उन 5 औरतों में से जो एक बूढ़ी माँ ताराबाई थी, उनमें अपनी माँ नजर आ रही थी। आज उन्हें ये एहसास हो रहा था कि दलित लोगों के साथ हमेशा अन्याय ही क्यों होता है। लॉयर उमेश आशा को भरोसा दिलाता है कि वो इस केस के लिए हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। कुछ दिनों बाद जज दांगड़े और प्रोफेसर अफसरे ताराबाई से मिलने जेल जाते हैं, जहां अफसरे ताराबाई को एक मिठाई का डब्बा देता है और बताता है कि ये उनकी पोती मिली के उसने भेजा है, क्योंकि वो अपने एग्जाम में 92 मार्क्स से पास हुई है। ये सुनकर ताराबाई की आंखें खुशी से भर जाती हैं और वो बताती हैं कि कुछ साल पहले जब मिली छोटी थी तो उनकी बेटी रितु मिली के साथ उनके पास रहने आई थी और एक दिन जब रितु मार्केट गई थी तो बल्ली ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसकी कंप्लेन करने वो पुलिस स्टेशन चली गई और उसी की वजह से बल्ली और उसके लोग रितु के पीछे पड़े हुए थे। रितु उनसे बचते हुए अपने घर तक तो आ गई, पर बल्ली ने वहां सारे बस्ती वालों के सामने रितु के साथ रेप किया और उसे चाकू से बुरी तरह से मार दिया और सारे बस्ती वालों को धमकी दी कि अगर कोई भी उसके खिलाफ रिपोर्ट करने गया तो उसका भी यही हाल होगा। उसके बाद मिली के फादर उसे लेने कभी वापस नहीं आए और वो ताराबाई के पास ही रहने लगी। पर उस घटना के बाद मिली एक डर के साए में जीने लगी। वो कभी कभी रातों में उठकर रोने लगती थी। ये सुनकर जज दांगड़े काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हर उस औरत से मिलने के लिए कहते हैं जिसने भी बल्ली के खिलाफ केस फाइल की थी। नेक्स्ट सीन में जज दांगड़े और प्रोफेसर मिली से जाकर मिलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मिली काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तभी वहां आशा की एक फ्रेंड आती है और जज दांगड़े को आगे की कहानी बताती है। कुछ साल पहले बल्ली और उसके लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो बस्ती की किसी भी लड़की को उठा ले जाते हैं और उसके साथ रेप करके उसे उसके घर के बाहर फेंक जाते थे। और ऐसा बस्ती के कई परिवारों के साथ हुआ था और कुछ दिनों बाद उनका डर बस्ती में इतना फैल गया कि वो जिस भी लड़की को देख लेते तो उसके घर से किसी न किसी को उनके पास खुद ही जाना पड़ता था, जिससे वो बस्ती में आकर और किसी और को परेशान ना करे, जिसकी वजह से हर फैमिली से कोई ना कोई उसका शिकार बनने चला जाता था। और ऐसा पिछले 10 सालों तक चलता रहा। पर एक दिन आशा की फ्रेंड के घर से किसी को बल्ली के पास जाना था, इसलिए आशा की दोस्त खुद जाने के लिए तैयार हुई थी और उसकी माँ उसे जाने से रोक रही थी और वो खुद जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस नर्क से बचाना चाहती थी।
वो दोनों आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी वहां आशा सिटी से वापस आ जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं और वो आशा को इसके बारे में कुछ नहीं बताते। रात को जब आशा की फ्रेंड चुपचाप बल्ली के वेयर हाउस पर जा रही होती है तो आशा उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगते हुए बल्ली के वेयर हाउस तक पहुंच जाती है, जहां वो बल्ली को अपनी फ्रेंड का रेप करते हुए देखती है, जिसे देखकर आशा को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। फिर आशा ने बल्ली के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी। यह बात सुनकर बस्ती के सारे लोग डर गए कि बल्ली अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा और थोड़ी देर बाद बल्ली के लोग आशा को ढूंढते हुए बस्ती में आ गए, जहां आशा भागकर एक घर में बंद हो गई, पर बल्ली और उसके दोस्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। तभी आशा ने उनके फेस पर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और उनके ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें बल्ली का एक दोस्त घायल हो गया और वो सब डरकर वहां से भाग गए। इस घटना के बाद सारे बस्ती वालों में एक हिम्मत सी आ गई और उसी दिन बल्ली के खिलाफ इतनी सारी एफआईआर फाइल हुई। ये सब जानने के बाद जज दांगड़े को समझ आ जाता है कि बल्ली को इस तरह की सजा उन औरतों ने क्यों दी थी। उधर नेताजी पूर्णिमा को सीट का लालच देकर इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तुरंत बर्खास्त करने के लिए कहते हैं और पूर्णिमा भी लालच में आकर इस कमेटी को बर्खास्त कर देती है। जज दांगड़े सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी रात उमेश को एक फाइल मिलती है जिसमें बल्ली और उसके पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में सारे सबूत मौजूद थे, जिसकी मदद से उन 5 औरतों को बचाया जा सकता था। उमेश वो फाइल आशा को दिखाता है और इस केस के खत्म होने के बाद उससे कुछ बात करने को कहता है। वो आशा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। उसी रात 2 लोग उसके ऑफिस में आते हैं और उसे मारकर लटका देते हैं, जैसे कि उसने सुसाइड किया हो, और साथ ही वो उस फाइल को भी जला देते हैं। जब सुबह आशा ये सब देखती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है और फिर वो हर किसी से मदद मांगती रहती है, पर कोई भी उसका केस लेने को रेडी नहीं होता। इसलिए जज दांगड़े खुद उस केस को एज अ लॉयर लेने को रेडी हो जाते हैं और उसके बाद जज दांगड़े केस से जुड़े सारे सबूतों को कलेक्ट करके हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सबसे पहले उसी क्रिमिनल को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं जिसने पहले गवाही दी थी। जब दांगड़े उससे कुछ सवाल करते हैं तो वो डर डर कर जवाब देने लगता है, जिसे उसका झूठ साफ साफ नजर आ रहा था। आगे जज दांगड़े कोर्ट को बताते हैं कि ये क्रिमिनल पिछले 10 सालों से कई तरह के जुर्म के लिए सजा काट चुका था और उस दिन वो जो भी औरतें कोर्ट में आई थीं, चेहरे उनके ढके हुए थे और साथ ही कोर्ट में लाल मिर्ची का पाउडर फैला हुआ था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसने इन 5 औरतों को देखा हो। उसके बाद जज दांगड़े एसआई पाटिल को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बल्ली को कोर्ट में पेश करने के पहले 8 दिनों से उनकी कस्टडी में रखा गया था। जहां जज दांगड़े प्रूव करते हैं कि बल्ली का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी ब्लड में अल्कोहल के सैंपल्स पाए गए थे। इसका मतलब पुलिस एक लोकल गुंडे को प्रोटेक्शन के साथ साथ वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे रही थी, जो कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए धब्बा है। साथ ही जब बल्ली को कोर्ट रूम में लाया जा रहा था तो उसने बस्ती की कुछ औरतों को गालियां दी और धमकियां भी दी, फिर भी पुलिस ने उसे कुछ भी नहीं बोला और उन औरतों के पास बल्ली को मारने के लिए बहुत बड़ा मोटिव भी था। लास्ट में बल्ली का वकील कहता है कि सवाल ये है कि बल्ली का मर्डर इन औरतों ने किया है या नहीं, जिस पर ताराबाई गुस्से में उठकर कहती है कि हाँ, उन्होंने बल्ली को मारा है और वो ऐसे शैतान को बार बार मारेंगी अगर वो पैदा होता है तो। और इतना कहकर ताराबाई रोने लगती है। उसके बाद जज दांगड़े कहते हैं कि अब वो बल्ली के असली मर्डर को कोर्ट में पेश करना चाहते हैं और उसके बाद उस कोर्ट में बैठी सारी बस्ती की औरतें खड़े होकर चिल्लाने लगती हैं कि उन्होंने ही बल्ली को मारा है। यह देखकर जज दांगड़े की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मूवी के एंड में सबूतों के अभाव में उन 5 औरतों को बरी कर दिया जाता है और उन औरतों को न्याय मिल जाता है। तो इसी के साथ इस मूवी को भी एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।